नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री के अनुसार चेन्नई व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारे का परिचालन शुरू हुआ। दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन गुयाना में संपन्न हुआ। दिल्ली सरकार ने खराब होती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर क्लाउड सीडिंग के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भारत की जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग यानी GRB की सराहना की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAY ग्रामीण के 8 साल पूरे हो गए। यूनिसेफ ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी की। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री के अनुसार चेन्नई व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारे का परिचालन शुरू हुआ। इसे पूर्वी समुद्री गलियारा यानी ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर EMC के नाम से भी जाना जाता है। इससे भारत और रूस के बीच समुद्री संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। पूर्वी समुद्री गलियारे यानी EMC की बात करें तो इसका विचार 2019 में रूस के व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच यानी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक के दौरान प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर एशिया से होकर भारतीय पत्तन चेन्नई और रूस के व्लादिवोस्तोक के बीच समुद्री मार्ग विकसित करना है। इस समुद्री मार्ग की लंबाई 10,300 किलोमीटर है। यह मलक्का जलडमरू मध्य, दक्षिण चीन सागर, जापान सागर आदि से होकर गुजरता है। अब इस कॉरिडोर के महत्व को समझें तो इससे लॉजिस्टिक की लागत और परिवहन के समय में लगभग 16 दिनों की कमी होगी और दूरी में लगभग 40% तक की कमी आएगी। वर्तमान में मुंबई और सेंट पीटर्सबर्ग रूस के बीच स्वेज नहर के माध्यम से माल आवाजाही में लगभग 40 दिन का समय लगता है और इसके लिए लगभग 16,066 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। दूसरा महत्व है भारत के समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा मिलना। यह क्षेत्र देश के व्यापार का मात्रा के हिसाब से लगभग 95% और मूल्य के हिसाब से 70% व्यापार संभालता है। ये मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 में योगदान करता है, जिसमें समुद्री क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में 150 से अधिक पहले शामिल है। चीन के प्रभुत्व से निपटना भी इसका एक महत्व है। ये समुद्री मार्ग दक्षिण चीन सागर से भी होकर गुजरता है। आपको बता दें, व्लादिवोस्तोक रूस चीन सीमा से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। और आखिरी है भारत की एक्ट फार ईस्ट नीति को बढ़ावा मिलना। यह भारत को रूसी संसाधनों तक बेहतर पहुंच प्रदान करता है और पैसिफिक ट्रेड नेटवर्क में भारत की स्थिति को मजबूत करता है। चलिए अब अन्य महत्वपूर्ण समुद्री गलियारे भी जान लेते हैं। पहला है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEEC। इसकी घोषणा 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 लीडर शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। यह एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व को आपस में जोड़ता है। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSAC। इस परिवहन गलियारे के निर्माण का विचार पहली बार वर्ष 2000 में प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य रूस के बाल्टिक सागर तट को ईरान के माध्यम से अरब सागर में भारत के पश्चिमी बंदरगाहों से जोड़ना है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन गुयाना में संपन्न हुआ। आपको बता दें, भारत और कैरिबियाई समुदाय यानी कैरिकॉम के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ने 7 प्रमुख स्तंभों यानी पिलर्स का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। भारत द्वारा प्रस्तावित 7 स्तंभों का संक्षिप्त नाम CARICOM यानी कैरिकॉम ही है, जिसमें C क्षमता निर्माण, A कृषि और खाद्य सुरक्षा, R नवीकरणीय ऊर्जा व जलवायु परिवर्तन, I नवाचार प्रौद्योगिकी और व्यापार, C क्रिकेट और संस्कृति, O महासागर अर्थव्यवस्था तथा M चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल को संदर्भित करता है। आपको बता दें कि पहला भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन 2019 में आयोजित किया गया था। चलिए अब कैरिकॉम के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। यह 1973 में स्थापित एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य कैरिबियन देशों के बीच आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देना है। इसमें 15 सदस्य देश और 6 एसोसिएट सदस्य हैं। इसके सदस्यों में एंटीगुआ और बारबुदा, बहामास और बारबाडोस, बेलीज आदि शामिल हैं। चलिए अब भारत के लिए कैरिकॉम का महत्व जानते हैं। पहला है बहुपक्षीय मंचों पर भारत का समर्थन। एंटीगुआ और बारबुदा जैसे कैरिकॉम के सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के पक्ष का समर्थन करते हैं।
जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन। दूसरा है साउथ साउथ कोऑपरेशन। कैरिकॉम के सदस्य देशों ने भारत द्वारा आयोजित तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2024 में भाग लिया था। वहीं अगर रक्षा निर्यात को देखें तो इसमें उदाहरण के रूप में हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा गुयाना को 2 डोर्नियर 228 विमान का निर्यात शामिल है। इसके अलावा जलवायु कार्रवाई और ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग भी इसका एक महत्व है। उदाहरण के लिए सूरीनाम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA में शामिल हुआ है। अन्य दृष्टि से महत्व को देखें तो कैरिकॉम देश भारत के लिए लैटिन अमेरिका में प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते हैं। इसके साथ दोनों पक्ष आपदा रोधी क्षमता बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं, जैसे आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन। इसके अलावा त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे कैरिबियन देशों में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं आदि। तो अब बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। दिल्ली सरकार ने खराब होती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर क्लाउड सीडिंग के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है। सबसे पहले क्लाउड सीडिंग क्या है ये जानते हैं। यह कृत्रिम रूप में मौसम में अपेक्षित बदलाव करने की एक तकनीक है। इसके तहत सीडिंग एजेंट को हवा में स्प्रे करके बादलों को कृत्रिम रूप से संतृप्त किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा होती है। इसके तहत सर्वप्रथम विमान या हेलीकॉप्टर या जमीन आधारित जनरेटर की सहायता से मौसम का विश्लेषण करके वर्षा करने में सक्षम बादलों की पहचान की जाती है। इसके बाद सीडिंग एजेंट को इन बादलों में स्प्रे किया जाता है। ये सीडिंग पार्टिकल्स या कण जल की बड़ी बूंदों के निर्माण में मदद करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अंततः वर्षा होती है। इसमें उपयोग किए जाने वाले रसायन की बात करें तो क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बादलों में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या शुष्क बर्फ यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जैसे घटकों को स्प्रे किया जाता है। ये घटक सीडिंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं और अतिरिक्त नाभिक का निर्माण करते हैं, जिस पर बादलों की नमी एकत्रित होने लगती है। समय के साथ इनका आकार बढ़ने लगता है और अधिक बूंदों का निर्माण होता जाता है। आपको बता दें, क्लाउड सीडिंग के 2 प्रकार हैं। एक है हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग, के तरल बादलों में बूंदों के विलय को तीव्र कर देती है। इसके तहत बादलों के निचले हिस्से में फ्लेयर्स या विस्फोटकों के माध्यम से सीडिंग एजेंट्स या पार्टिकल्स को पहुंचाया जाता है। और दूसरा है ग्लेशियोजेनिक क्लाउड सीडिंग। ये अत्यधिक ठंडे बादलों में बर्फ के निर्माण को प्रेरित करती है। चलिए अब जलवायु परिवर्तन के समाधान के रूप में क्लाउड सीडिंग के बारे में समझते हैं। इसके पक्ष में तर्क की बात करें तो यह वर्तमान मौसम की स्थिति को नियंत्रित करती है, कि जल वाष्प को नियंत्रित करती है, ओलावृष्टि और तूफान से होने वाले नुकसान को रोकती है, सर्दियों में बर्फबारी को बढ़ाती है आदि। दूसरा, यह प्राकृतिक जल आपूर्ति को बढ़ाती है, शुष्क क्षेत्रों को अधिक रहने योग्य बनाने में मदद करती है और स्थानीय समुदायों को समर्थन प्रदान करती है। इसके अलावा इससे वायु प्रदूषकों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। कृत्रिम वर्षा वातावरण में धूल, धुएं और रसायनों सहित प्रदूषकों की सांद्रता को कम करने में सहायता कर सकती है। साथ ही वनाग्नि को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकती है। और आखिरी है कृषि को लाभ। इससे फसलों को सही समय पर नमी प्रदान की जा सकती है। अब इसके विपक्ष में तर्क समझ लेते हैं। पहला है अनुसंधान का अभाव। प्रदूषण के समाधान के रूप में इसकी प्रभावशीलता साबित करने के लिए पर्याप्त डेटा का अभाव है, जैसा कि दिल्ली के मामले में देखा गया था। दूसरा है उपयुक्तता। कृत्रिम वर्षा के लिए आर्द्रता युक्त बादलों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी तरह के बादल सीडिंग के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। तीसरा है उपयोग किए जाने वाले रसायनों का प्रभाव। कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक सिल्वर आयोडाइड को वरीयता दी जाती है, जो बाद में आयोडिज्म पैदा करता है। आयोडिज्म आयोडीन विषाक्तता का एक प्रकार है। यह स्थलीय और जलीय जीवन के लिए विषाक्त साबित हो सकता है। और आखिरी है आर्थिक व्यवहार्यता। इसकी लागत लगभग 1 लाख रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर आती है। अंत में इसका निष्कर्ष समझें तो क्लाउड सीडिंग पर अनुसंधान करने के अलावा अन्य प्रकृति आधारित जैसे हरित अवसंरचना, शहरी वनस्पति आदि तथा निर्माण आधारित जैसे कार्बन कैप्चर और भंडारण, जैव आधारित निर्माण सामग्री इत्यादि समाधानों की खोज की जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भारत की जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग यानी GRB की सराहना की गई। इस रिपोर्ट का शीर्षक है चार्टिंग न्यू पाथ्स फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, एशिया पैसिफिक रीजनल रिपोर्ट ऑन बीजिंग +30 रिव्यू। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत ने जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग यानी GRB को अपनाकर संसाधनों के प्रभावी आवंटन के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई है। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र एशिया प्रशांत आर्थिक और सामाजिक आयोग यानी ESCAP एस्कैप तथा UN विमेन द्वारा प्रकाशित किया गया है।
चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग यानी जीआरबी या जेंडर बजटिंग क्या होती है। ये लैंगिक विषय को मुख्य धारा में लाने का एक साधन है। इसके तहत बजट बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया में लैंगिक या जेंडर आधारित दृष्टिकोण को शामिल किया जाता है। ये कोई अलग बजट नहीं है और ना ही यह महिलाओं और पुरुषों पर समान खर्च करने की बात करता है। अब भारत में जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग यानी जीआरबी के बारे में समझते हैं। इसे 2005-2006 में वित्त मंत्रालय ने शुरू किया था। इसके तहत बजट सत्र में सरकार द्वारा जेंडर बजट स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाता है। इसकी नोडल एजेंसी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी MWCD है। इसके 2 भाग हैं। पहला है भाग ए। इसमें ऐसी योजनाएं शामिल हैं जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए धन आवंटित करती हैं, और दूसरा है भाग बी। यह बजट का प्रमुख हिस्सा होता है। इसमें ऐसी योजनाएं शामिल होती हैं जिनमें महिलाओं के लिए कम से कम 30% धनराशि आवंटित की जाती है। आपको बता दें कि भारत में जेंडर बजटिंग मिशन शक्ति की उपयोजना सामर्थ्य के अंतर्गत आती है। इसी के साथ अब ये भी जान लेते हैं कि जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग के कार्यान्वयन में कौन सी चुनौतियां आती हैं। दरअसल इसमें महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाले मुख्य कार्यक्रमों को शामिल ना किया जाना और जेंडर आधारित डेटा संग्रह में विशेषज्ञता का अभाव जैसी चुनौतियां शामिल हैं। खबर के अंत में जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग की दक्षता में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें भी जान लेते हैं। पहली है, क्षेत्र स्तर पर जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग संबंधी प्रयासों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करना चाहिए। साथ ही बजट संबंधी प्राथमिकता वाले चरण के दौरान जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग दृष्टिकोण को शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों को भी जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और अब बात करते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAY ग्रामीण के 8 साल पूरे हुए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD ने 2016 में शुरू किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS सहित समाज के सबसे गरीब वर्गों को आवास उपलब्ध कराना है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना यानी CSS है। इसका मुख्य लक्ष्य मूलतः 2023-24 तक 2.95 करोड़ घरों का निर्माण पूरा करना था। अब 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने के लक्ष्य के साथ इस योजना को वित्त वर्ष 2024 से 29 तक बढ़ा दिया गया है। इसके लिए 3,06,137 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत घर का स्वामित्व अनिवार्य रूप से परिवार की महिला मुखिया को दिया जाता है। इसके पात्रता मानदंड में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना यानी SECC 2011 के अनुसार बेघर परिवार और कच्चे मकान वाले परिवार शामिल हैं। इसके लाभार्थियों का चयन SECC ग्राम सभा और जियो टैगिंग के माध्यम से 3 चरणीय सत्यापन द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपए तक, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में 1,30,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है। साथ ही पात्र लाभार्थियों को 3% की घटती ब्याज दर पर 70,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा इसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत शौचालयों के लिए 12,000 रुपए दिए जाते हैं। अन्य योजनाओं के साथ इसके समन्वय को देखें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत LPG कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहत सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। पात्र परिवार ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के तहत अकुशल श्रमिक के रूप में 95 दिनों का रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अंत में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति के बारे में भी जान लेते हैं। वर्तमान स्थिति को देखें तो स्वीकृत 3.21 करोड़ घरों में से नवंबर 2024 तक 2.67 करोड़ घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वहीं महिला सशक्तिकरण से स्वीकृत घरों में से 74% का स्वामित्व पूरी तरह से या संयुक्त रूप से महिलाओं के पास है और कौशल विकास के तहत अब तक लगभग 3 लाख ग्रामीण राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है। नजर डालते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर पर। यूनिसेफ ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी की। यूनिसेफ ने अपने इस फ्लैगशिप रिपोर्ट में जनसांख्यिकी बदलाव, जलवायु संकट और फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज नामक 3 वैश्विक मेगा ट्रेंड्स को रेखांकित किया है। ये मेगा ट्रेंड समाज में कई प्रभाव पैदा कर सकते हैं, जिनसे असमानता, प्रवासन और शहरीकरण की दशा व दिशा प्रभावित होगी। चलिए सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है जनसांख्यिकी बदलाव।
विश्व में बच्चों की जनसंख्या 2050 तक लगभग 2.3 बिलियन पर पहुंचकर स्थिर हो जाने का अनुमान है। भारत में 2050 तक बच्चों की संख्या 350 मिलियन होगी। यह विश्व में बच्चों की संख्या का 15% होगी। दूसरा है जलवायु जोखिम। दुनिया के लगभग आधे बच्चे यानी 1 बिलियन बच्चे ऐसे देशों में रहते हैं जो जलवायु और पर्यावरण से जुड़े अधिक खतरों का सामना कर रहे हैं। यूनिसेफ के बाल जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत 26वें स्थान पर था। सूचकांक के अनुसार बच्चे जलवायु के अधिक खतरों का सामना कर रहे हैं। और आखिरी है फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसी फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज का सभी तक लाभ पहुंचाने में डिजिटल डिवाइड बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। उच्च आय वाले देशों में 95% से अधिक लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, वहीं कम आय वाले देशों में केवल 26% लोग ही इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। चलिए अब इस रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशें भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें योजना की, तो जलवायु संकट से निपटने की रणनीतियों को स्थानीय योजना निर्माण और अवसंरचनाओं से एकीकृत करना चाहिए। इनमें स्कूल, स्वास्थ्य देखभाल, सेवा जैसी अवसंरचनात्मक प्रणालियां शामिल हैं। दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ाना चाहिए और 2030 तक उत्सर्जन में 43% की कटौती करने के लिए समाधानों को बढ़ावा देना चाहिए। और आखिरी है नीतिगत सुधार। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाने चाहिए। इन कानूनों में डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े अपराध को शामिल करना, प्रौद्योगिकी विकास के लिए नैतिक दिशा निर्देश अपनाना आदि शामिल होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब जी के बारे में। डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब की 125वीं जयंती मनाई गई। इन्हें उत्कल केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, इतिहासकार, लेखक, समाज सुधारक और पत्रकार थे। इनके योगदान की बात करें तो इन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह आदि में सक्रिय रूप से भाग लिया था। साथ ही इन्होंने उड़ीसा को भारत संघ में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा ये स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और महात्मा गांधी जैसे हस्तियों से प्रभावित थे। साथ ही 1946 से 1950 तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे थे। हम डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब जी से दृढ़ संकल्प, नेतृत्व जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चले बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में उत्तर पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी कनाडा में बम साइक्लोन ने दस्तक दी है। बम साइक्लोन को बम जेनेसिस भी कहा जाता है। ये मध्य अक्षांशीय चक्रवात और कम दबाव वाला क्षेत्र है। ये 24 घंटे की अवधि में तेजी से प्रबल हो जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम NPCCHH ने शीतलहर पर कुछ राज्यों को सलाह जारी की। NPCCHH केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने भारत जल सप्ताह 2024 के दौरान भूनीर पोर्टल लॉन्च किया। भूनीर पोर्टल का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भूजल संसाधनों के प्रबंधन एवं विनियमन के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करना है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 थिंक टैंक, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल ने संयुक्त रूप से जारी किया है। सूचकांक में पहले 3 स्थान पर कोई देश नहीं है। डेनमार्क 4थे स्थान पर है। इस सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक लॉन्च किया। AI डेटा बैंक शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और डेवलपर्स को उच्च गुणवत्ता वाले विविध डेटा सेट प्रदान करेगा। इससे व्यापक और समावेशी AI समाधान के विकास में मदद मिलेगी। शोधकर्ताओं ने HIV का बेहतर तरीके से पता लगाने के लिए एक नवीन तकनीक विकसित की है। इसके लिए क्वाड्रुप्लेक्स यानी GQ, टोपोलॉजी टारगेटेड रिलायबल कन्फर्मेशनल पॉलीमोर्फिज्म यानी GQRCP प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है। हाल ही में उपभोक्ता कार्य विभाग ने लीगल मेट्रोलॉजी यानी सामान्य नियम 2011 के तहत वाहनों की गति मापने के लिए माइक्रोवेव डॉपलर रडार उपकरण हेतु मसौदा नियम जारी किए। डॉपलर रडार के सबसे महत्वपूर्ण प्रकारों में से एक है। यह रडार किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति, गति और दूरी को निर्धारित करने के लिए डॉपलर प्रभाव का उपयोग करता है। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन लॉन्च किया। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।